नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिस्किया में, जहां हम राज खोजते हैं उन अंधेरी रातों का जो कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, क्या होगा जब एक शांत गांव में छिपा होगा एक भयानक रहस्य। आरुष, एक होटल कर्मचारी, अपने साथियों के साथ एक छोटे से गांव में आता है, लेकिन वहां उसे जो अनुभव होता है वह किसी बुरे सपने से कम नहीं। रहस्यमयी मौतें, खून से सने कमरे और एक के बाद एक गायब होते लोग, हर चीज एक अनदेखी शक्ति की ओर इशारा कर रही थी। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब आरुष को पता चलता है कि उसके बीच ही कोई है जो इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल है। अब सवाल यह है, क्या आरुष और उसके साथी इस बुरी ताकत को हरा पाएंगे या फिर वे भी उसी अंधेरे में समा जाएंगे जहां से कोई वापस नहीं आता। एक रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, जहां हर मोड़ पर है सस्पेंस, डर और एक खौफनाक सच। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा, डर और खौफ का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी मेरी जुबानी सुनते हैं। एक शहर में कुछ लोगों की मीटिंग चल रही थी। डायरेक्टर, आखिर कब तक उस गांव में मौतें होती रहेंगी। आरुष, पर सर, हम आखिर कर ही क्या सकते हैं। वह चुड़ैल बहनें बहुत ताकतवर हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते। डायरेक्टर, मैं यहां पर तुम्हारी फालतू की बातें सुनने नहीं आया हूं। भला आज के जमाने में भी कहीं चुड़ैल होती हैं। सुनो मिस्टर आरुष, अगर मुझे 2 महीने के अंदर वह गांव खाली नहीं मिला तो तुम अपने लिए नई जॉब ढूंढ लेना। आरुष कुछ नहीं बोला और मीटिंग में बैठे अन्य लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। पहला सदस्य, अरे आरुष यार, जब वह चुड़ैल मिले तो मेरा नंबर उसे जरूर दे देना। हाँ हाँ। दूसरा सदस्य, अरे भाई, नंबर नहीं देना होगा तो मत देना, पर जब वह दिखे तो हमें जरूर बुला लेना। हाँ हाँ हाँ। तीसरा सदस्य, डायरेक्टर साहब, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि यह कॉन्ट्रैक्ट मुझे दीजिए, लेकिन आपने इस नौसिखिए को दे दिया। डायरेक्टर, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। यह लड़का नया जरूर है लेकिन काबिल भी है, एक मौका तो इसे मिलना ही चाहिए। ठीक है, यू मे गो एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर वर्क। आरुष अपना मुंह बनाए हुए उठता है और बिना किसी से कुछ बोले डायरेक्टर को धन्यवाद देकर अपने घर के लिए निकल जाता है। जब वह अपनी कार में बैठता है तो मन ही मन कहता है, हे भगवान, दया कर मुझ पर और उन चुड़ैलों को इन सबके घर में लाकर बिठा दे। अपने घर पहुंचते ही आरुष अपना बैग पटकता है और आवाज लगाता है, प्रमिला, मुझे भूख लगी है, ढेर सारा खाना लाओ। आज मैं बहुत गुस्से में हूं और मैं सारा खाना खा जाऊंगा। अरे पतिदेव, अब आज किसने डांट दिया जो आप अपना सारा गुस्सा खाने पर निकाल रहे हैं। क्या बताऊं तुम्हें, तुम तो कुछ सुन लेती हो तो परेशान हो जाती हो। आप बोलिए, मैं परेशान नहीं होंगी। आरुष, यार, बात यह है कि इस बार का कॉन्ट्रैक्ट मुझे गांव खाली करवाकर एक बड़ी सी पॉश कॉलोनी बनवानी है, मगर अब तक मेरी टीम के ठेकेदारों के 6 आदमी मारे जा चुके हैं। प्रमिला, क्या 6 आदमी? पर कैसे? क्या कोई गुंडा है जो काम नहीं होने दे रहा? अगर आप कहो तो पापा से बात करती हूं। आरुष, नहीं यार, कोई गुंडा होता तो मैं खुद निपट लेता, पर यह ऐसी परेशानी है जो गुंडे से भी बड़ी है। प्रमिला, तो बताइए ना, सस्पेंस क्यों बना रखा है? आरुष, यार बता तो दूं, पर तुम डरना मत। प्रमिला, ठीक है, नहीं डरूंगी, बोलो तुम। आरुष, तो सुनो, जो मैंने सुना है और गांव वाले कहते हैं उस हिसाब से वहां पर न जाने कितने सालों से अचानक 2 चुड़ैल बहनें रहने आ गई हैं, और जो भी उस गांव में घुसकर वहां तोड़फोड़ करना चाहता है वे उसे मार डालती हैं। अब मेरा बॉस मेरी बात सुनता नहीं, लगता है वो मुझे भी मरवाएगा। यह सुनते ही प्रमिला जोर जोर से हंसने लगी। सारा घर उसकी हंसी से गूंज उठा। प्रमिला हंसते हुए, चुड़ैल, और वो भी 2? देखो जी, ऐसी कहानियां मत सुनाया करो, हंसी आने लगती है। आरुष, हाँ हाँ, हंस लो, तुम भी मेरे कलीग्स की तरह मेरा मजाक उड़ा लो, पर एक बात सुन लो, मैं यह बात एक दिन साबित कर दूंगा। कहते हुए उसने अपना खाना खत्म किया और उसकी पत्नी सारा बर्तन उठाकर ले गई। आरुष उठकर अपनी बालकनी की ओर जाने लगा
और उसमें लगे शीशे से पूरे शहर को निहारते हुए सोचने लगा, अगर यह चुड़ैलों वाली बात सच निकल जाती है तो क्या होगा? अगर सच में मेरा सामना उनसे हो गया तो मैं क्या करूंगा? ऐसे ही कई सारे सवालों का ढेर लेकर वह बिस्तर पर लेट गया और सोचते सोचते ही उसे निंद्रा ने जकड़ लिया। सुबह जब वह उठा तो देखता है कि उसे लेट हो गया है। वह बिस्तर पर से ही चिल्लाता है, प्रमिला, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी से मेरे कपड़े और नाश्ता तैयार कर दो, आज मुझे जाना है। कहकर वह बाथरूम में घुस गया। आधे घंटे बाद जब वह निकला तो जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगा और नाश्ता किया। प्रमिला, देखो जी, अगर वह चुड़ैल तुम्हें मिले तो उसे अपने साथ घर ले आना, हम सब मिलकर साथ में डिनर करेंगे। हाँ हाँ। आरुष उसे हैरान भरी नजरों से देखने लगा। फिर वह तैयार होकर जाने को निकला तो अचानक उसने अपनी पत्नी को जोर से गले लगाया और बोला, मैं जा तो रहा हूं, पर तुम यहां भगवान से यह मनाना कि मुझे किसी भी तरह की बला से लड़ने की ताकत दे और तुम्हारा सुहाग बना रहे। यह कहकर वह निकल गया। उसकी पत्नी उसे हैरान भरी नजरों से देखने लगी और विचार करने लगी कि कहीं यह सच तो नहीं बोल रहा है। विचारों के इस खेल में उलझते हुए आरुष रेलवे स्टेशन पहुंचा और खिड़की पर टिकट लेने के लिए जैसे ही गांव का नाम बोला तो पास खड़े कई लोग उसे हैरानी से देखने लगे। एक आदमी, भाई, तुम उस जगह पर क्या करने जा रहे हो? आरुष, कुछ नहीं, मुझे वहां काम मिला है, वही जा रहा हूं। फिर वह आदमी बिना कुछ बोले उसे घूरता हुआ जाने लगा। आरुष परेशान नजरों से उसे देखता हुआ मुड़ा तो देखता है कि एक खंभे के पीछे से एक भिखारी के वेश में एक बूढ़ा व्यक्ति उसे ध्यान से देख रहा था। आरुष उसे देखकर असहज महसूस करने लगा क्योंकि वह लगातार उसे ही घूर रहा था। फिर जब आरुष टिकट लेकर आगे बढ़ने लगा तो वह बूढ़ा उसका पीछा करने लगा। आरुष उसे देखकर अपनी चलने की रफ्तार को बढ़ा दिया। तब वह बूढ़ा भी अपने कदमों में तेजी भरकर उसका पीछा करने लगा। आगे जाकर आरुष को एक पुलिस वाला दिखा। आरुष, सर, वह बूढ़ा मेरा पीछा कर रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। पुलिस वाला, अरे बूढ़े, क्या कर रहा है रे, चल जा यहां से। लेकिन वह बूढ़ा पुलिस की बातों को अनसुना कर आरुष के काफी करीब आ गया। आरुष उसके वेशभूषा को देखकर डर गया। लंबे बाल, गंदे कपड़े, गले में ढेर सारी मालाएं। फिर वह बूढ़ा बोला, बूढ़ा, मजाक मत कर, वरना जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। मेरी बात याद रख, मैं सब जानता हूं। हाँ 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 हाँ। तभी पुलिस वाला उसे रोकता हुआ उसकी गर्दन पकड़कर पीछे खींचने लगा। बूढ़ा, तुझे जब भी जरूरत हो मैं यहीं मिलूंगा, जा, पर भगवान को याद करते रहना, वह तेरी रक्षा करेगा। यह सुनकर आरुष थोड़ा घबराया। तब तक ट्रेन आ गई। आरुष उसे देखता हुआ ट्रेन में चढ़ गया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अब वह एक अनजान यात्रा पर निकल पड़ा था, लेकिन अभी उसकी छोटी सी उम्र में काफी परेशानियों का सामना करना बाकी था। आरुष ट्रेन में बैठकर चैन की सांस लेने लगा, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि वह अपना मोबाइल घर पर ही भूल आया है। अब वह बहुत टेंशन में आ गया कि वह अपनी पत्नी से कैसे संपर्क करेगा। उधर प्रमिला भी घर पर मोबाइल को निहारते हुए सोच रही थी, ये क्या हो गया, वह तो अपना मोबाइल भूल गया, अब मैं उनसे कैसे बात करूंगी। फिर अचानक से उसे ख्याल आया, अरे कहीं उनका मोबाइल घर पर छूटना कोई अपशकुन तो नहीं। यह सोचकर वह घबराने लगी और भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे सुहाग की बुरी बलाओं से रक्षा करना। आरुष ट्रेन में बैठा सुंदर मनोरम हरियाली दृश्यों को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे रात गहराने लगी और हर तरफ अंधेरे का साया फैल चुका था। आरुष बोर हो रहा था तो वह उठकर गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। वह सोचने लगा, अगर मैं पानी लेने गया तो कहीं ट्रेन छूट न जाए, क्या करूं मैं। तभी उसकी नजर दूर बैठे एक व्यक्ति पर गई जो अंधेरे में शॉल ओढ़े बैठा हुआ था। आरुष, सुनो जरा, क्या तुम सुन रहे हो? वह अंधेरे में बैठा व्यक्ति उसकी ओर देखा और धीरे से उठा और आरुष की ओर आने लगा। आरुष ने उसकी ओर देखा तो उसका मुंह शाल से ढका था, कहीं से भी उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी। आरुष, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? वह कुछ नहीं बोला और आरुष के हाथ से बोतल लेकर चल दिया। आरुष उसकी इस हरकत से हैरान हुआ।
फिर वह पानी लेकर वापस आया। आरुष, धन्यवाद भाई। क्या तुम कुछ पैसे लोगे या कुछ खाने को? व्यक्ति, मैं भोजन नहीं करता, ना ही पैसे लेता हूं। आरुष, ये क्या बोल रहे हो? खाते नहीं हो तो जीते कैसे हो? व्यक्ति, यहां से वापस लौट जाओ, आगे जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। लौट जाओ, लौट जाओ। यह कहते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और पानी की बोतल आरुष की ओर बढ़ा दी। पर जैसे ही आरुष की नजर उसके हाथ पर पड़ी तो वह डर कर पीछे की ओर भागा, क्योंकि उसके हाथ की जगह सिर्फ हड्डियां थीं। अब उसके चेहरे से शाल हट गई थी और उसका चेहरा पूरी तरह कंकाल था। आरुष अंदर की ओर भागा और वह व्यक्ति गायब हो गया। उसने अंदर जाकर चैन की सांस ली और स्टेशन की बोर्ड की ओर देखा तो लिखा था कनकपुर रेलवे स्टेशन। आरुष सोचने लगा, यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? आखिर मुझे यह सब वहां पहुंचने से क्यों रोक रहे हैं? रात की घटना से डरा हुआ आरुष पूरी रात जाग कर बिताई। फिर आरुष अपनी मंजिल पर पहुंच गया। जब वह ट्रेन के गेट पर आया तो स्टेशन पर अपने पैर रखने से पहले सोच रहा था कि यह कैसी जगह होगी। फिर वह नीचे उतरा और स्टेशन के बोर्ड पर नजर डाली तो लिखा था अलुआ, केरल। यह देखकर आरुष थोड़ा मुस्कुराया और सोचा, यह कैसा नाम है। स्टेशन से बाहर निकलने पर उसकी कंपनी की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने उसका स्वागत किया और उसे साइट पर ले जाने लगे। आरुष, आप लोग यह बताइए, यह कैसी जगह है? देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है। कलीग, सर, यह जगह सिर्फ देखने में ही अच्छी है, मगर यह जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए ही हमारे डायरेक्टर यहां नहीं आते। आरुष, पर वह तो कह रहे थे कि यहां पर सब ठीक है, खतरनाक जैसी कोई बात नहीं है, और मुझे भी सब ठीक ही लग रहा है। कलीग, अगर डायरेक्टर आपसे ऐसे नहीं कहते तो आप यहां आते कैसे? और सर, अभी तो आप यहां आए हैं तो ठीक लग रहा है, अभी आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। यह सुनकर आरुष आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, यह मैं कहां आकर फंस गया हूं। लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद वह काम की साइट पर पहुंच गया और देखा कि गांव वालों और उसके कंपनी वालों के बीच बहस चल रही थी। आरुष आगे बढ़ा और सबको शांत कराया। आरुष, देखिए, आप सभी शांत हो जाइए और अपने अपने घर जाइए। कल मैं आप लोगों के साथ एक बैठक करूंगा, उसमें आपकी और हमारी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। यह सुनकर गांव वाले वापस लौटने लगे। आरुष अपने आदमियों से बोला, कल मुझे गांव वालों के साथ मीटिंग करनी है, आप लोग इसका इंतजाम कीजिए। कहकर आरुष अपने कलीग के पास गया और पूछा, मेरे रहने का इंतजाम कहाँ किया गया है? कलीग, सर, पास के एक होटल में, जो यहां से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। उसका कलीग उसे होटल पहुंचा दिया और रूम तक छोड़ आया। आरुष रात को लेटकर एक पत्रिका पढ़ रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। आरुष सोचने लगा, इतनी रात को कौन आ गया? ओह, लगता है मेरा कलीग होगा। उसने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। आरुष, कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है इतनी रात को? वह अपने बिस्तर पर पहुंचा ही था कि फिर दरवाजा जरा जोर से खटका। इस बार के खटखटाने से आरुष डर गया और बोला, कौन है वहां पर? अब माहौल आरुष के लिए डरावना हो गया था, लेकिन वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और एक झटके से दरवाजा खोला, पर देखा कि कोई नहीं था। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वह जैसे ही दरवाजा बंद करने जा रहा था कि सारी लाइट्स एक एक कर बंद होने लगीं। आरुष घबराकर अंदर की ओर भागा। दरवाजा खुला ही रह गया था कि तभी दरवाजे पर एक काली परछाई नजर आई। आरुष, कौन हो तुम? मेरे कमरे में कैसे आए? तभी उसका ध्यान गया कि उसने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। वह परछाई आरुष की ओर बढ़ने लगी। आरुष चिल्लाया, नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ, बचाओ मुझे। वह परछाई तेजी से आरुष की ओर आ गई और अपना हाथ उसके सिर पर रखने ही जा रही थी कि नहीं कहकर वह बेहोश हो गया। फिर सुबह किसी की आवाज देने पर आरुष की आंख खुली। जब उसने घड़ी की ओर देखा तो 8 बज रहे थे। वह जल्दी से उठा और दरवाजा खोला तो देखा कि उसका कलीग खड़ा था। कलीग, गुड मॉर्निंग सर, आप लेट हो गए हैं। आज आपने गांव वालों के साथ मीटिंग रखी है। आरुष, ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं रेडी होकर आता हूं। आरुष बाथरूम में गया और उसके दिमाग में रात वाली घटना घूमने लगी। उसका शरीर डर से कांप उठा। फिर वह फटाफट तैयार होकर चल दिया। रास्ते में आरुष ने पूछा, क्या कल रात तुम मुझे बुलाने कमरे में आए थे? कलीग,
नहीं सर। क्यों, क्या बात है? आरुष चिंतित होकर, नहीं, कल रात मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। कलीग, सर हो सकता है यह पहाड़ी इलाका है, शायद कोई जानवर होगा या पहाड़ी हवाएं। आरुष कुछ नहीं बोला और परछाई वाली बात छिपा गया। वह गांव पहुंच गया। फिर मीटिंग शुरू हुई। आरुष, तो गांव वालों, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जो भी मुआवजा मिल रहा है वह लेकर आप लोग यहां से चले जाएं, क्योंकि कंपनी आपको गलत मुआवजा नहीं दे रही है। गांव वाला, क्या बात करते हो बबुआ, इतने से पैसे से हम क्या करेंगे? आरुष, भाई आप लोगों को सरकारी दाम से बढ़कर पैसा दिया गया है, फिर क्यों नहीं हटेंगे? वैसे भी यह जगह सरकारी है, अगर नहीं हटे तो वैसे भी सरकार हटा देगी। और तो और यह जो पैसे मिले हैं वह भी हाथ से चले जाएंगे। गांव वाला, ऐसा ना कहे मालिक, यह हमारे पुरखों की जगह है, हम आखिर जाएंगे कहां? आरुष, तुम लोगों को जो पैसे दिए गए हैं उनसे यहां से दूर कहीं जमीन खरीद कर घर बना लो। मैं तुम लोगों को 5 दिन का वक्त देता हूं, वरना यह मामला मेरे हाथ से निकलकर सरकार के हाथ में चला जाएगा तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी एक औरत चिल्लाते हुए कहती है, अरे जा पापी, हमसे तो गांव खाली करा लेगा, पर उन चुड़ैलों से कैसे खाली कराएगा? यह ऐलान सुनते ही पूरे गांव में रोना धोना मच गया और आरुष वहां से चल दिया। परंतु उस औरत की आवाज उसके कान में गूंज रही थी कि वह चुड़ैल गांव नहीं छोड़ेंगी। अलुआ गांव से पलायन की शुरुआत हो चुकी थी। गांववासी आरुष और उसके कंपनी वालों को बददुआ देते हुए जा रहे थे। अरे जा, तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी, तू कभी खुश नहीं रहेगा, भगवान तुझे भी बेघर कर दे, माता इसे चुड़ैल के हवाले कर दे। लोग तरह तरह की बद्दुआ दे रहे थे। आरुष से यह सब सुना नहीं गया। वह अपने कलीग से कहकर अपने होटल चला गया। होटल पहुंचा तो रिसेप्शन पर काफी भीड़ थी। आरुष वहां पहुंचा और देखा कि कुछ लोग रिसेप्शन गर्ल से कह रहे थे, आपके होटल में ऐसे कैसे बंदर घुस जाता है? एक नहीं, दो नहीं, पूरे 17 लोगों का सामान उसने नुकसान कर दिया। अब हम लोग यहां कतई नहीं रहेंगे। कहकर सारे लोग जाने लगे और रिसेप्शन गर्ल रोने लगी। फिर आरुष उसके पास गया। आरुष, सुनिए, प्लीज आप चुप हो जाइए। बाहर के लोग तो ऐसे ही होते हैं, भला वे लड़कियों की इज्जत कैसे करेंगे? गर्ल, थैंक यू सर, पर आप ही बताइए, अगर कोई बंदर घुस आया तो इसमें मेरा क्या दोष है? आरुष ने उसे दिलासा दिया और फिर रूम की ओर चल दिया। रिसेप्शन गर्ल उसे ध्यान से देख रही थी। रूम में पहुंचकर देखा कि वहां सारा सामान बिखरा हुआ था और सारे कागजों पर नाखूनों के निशान लगे हुए थे, जैसे कोई उसे बैठकर खुरच रहा हो। यह देख आरुष चकित हो गया और तुरंत दौड़कर बगल वाले रूम में गया। वहां भी वैसा ही हाल था। फिर उसके बाद उसने दूसरे, तीसरे और चौथे रूम का भी मुआयना किया। वहां भी वही हाल था। उसे समझते देर न लगी कि यह काम बंदर का नहीं है, किसी और का है। तभी रिसेप्शन गर्ल आती है और आरुष के रूम का हाल देखकर कहती है, ओ माय गॉड, ये क्या सर, ये किसने किया? और यह नाखूनों के निशान किसके हैं? आरुष, ये बंदर का काम नहीं है मैम, ये किसी और का काम है। गर्ल, किसका सर? ये कौन कर सकता है? आरुष, ये तो मालूम नहीं, पर जो भी है वह यह नहीं चाहता कि इस होटल में कोई रहे। मैं भी यह होटल खाली करके जा रहा हूं। वह तुरंत होटल के काउंटर पर गया और अपने कलीग को फोन लगाकर रहने के नए इंतजाम के लिए कहने लगा। आरुष ने रिसेप्शन गर्ल को बाएं कहा और अपना सामान लेकर चल दिया। रिसेप्शन गर्ल सर नीचे करके आरुष को देखते हुए एक कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। तभी आरुष उसे देखने को पलटा और वह हड़बड़ाकर वापस लौटने लगी। आरुष यह देखकर सोच में पड़ गया, यह मुस्कुरा क्यों रही थी, पर ज्यादा ध्यान न देते हुए निकल गया। गांव पहुंचा तो उसके कलीग्स ने उसके लिए एक झोपड़ी का निर्माण करवा दिया था। आरुष ने भी कहा, यह मेरे लिए ठीक रहेगा। आरुष वहां से चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर मुआयना कर रहा था और सोचने लगा, गांव वाले यहां थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब एकदम सुनसान हो गया है। धीरे धीरे रात का काला अंधेरा छा गया। सियार की आवाजें आने लगीं, झींगुर की गुनगुनाहट और उल्लू के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। अकेला आरुष इन सब से डरने लगा। तभी किसी के पायल की आवाज आई। आरुष डरकर उठा और पूछा, कौन है वहां? सामने आओ,
उधर से आवाज आई, रात की अंधेरी तन्हाई में जब जब कोई आए तुम्हारी याद में कोई अपने आंसू बहाए। यह सुनकर आरुष बिल्कुल ही डर से कांपने लगा और बोला, देखो कौन हो तुम, मुझे कुछ मत करना, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। बाबू, तुमने यहां कदम रखते ही मेरा बहुत कुछ बिगाड़ दिया है। मैं गांव का बुरा चाहने वालों को जिंदा नहीं छोड़ती, क्योंकि यह गांव मेरे माँ बाप ने बनाया है। आरुष, देखो माता, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं तो यहां आना भी नहीं चाहता था, लेकिन मुझे जबरदस्ती यहां भेजा गया है। अपनी जान बचाने के लिए सभी ऐसा ही कहते हैं। ही तभी पर्दे के पीछे एक बहुत भयानक आकृति नजर आई। लंबे लंबे बाल, लंबी नाक, बड़े बड़े नाखून। धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ने लगी। आकृति अंदर प्रवेश कर रही थी। नहीं, मुझे मत मारो, मत मारो। अबे तू कैसा इंसान है, कभी माता बोलता है, कभी बहना बोलता है। कहते हुए अचानक झटके से उठा और कहने लगा, मुझे मत मारो, मत मारो। फिर उसने आसपास देखा, अरे यहां तो कोई नहीं है। और यह क्या, मैं तो बिस्तर में हूं, यानी मैं सपना देख रहा था। हे भगवान, धन्यवाद आपका, लाख लाख शुक्र है। तभी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर एक मजदूर अंदर आया और पूछा, क्या हुआ मालिक, आप चिल्लाए क्यों? आरुष कुछ नहीं बोला, सिर्फ ना में सिर हिलाया और सोचने लगा, ये आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? इतने भयानक सपने और घटनाएं। अब मुझे उन चुड़ैलों के बारे में पता करना ही होगा, वरना मुझे चैन नहीं पड़ेगा। यह सोचकर वह नहाने और तैयार होने चला गया। एक मजदूर को उसने बुलाया और बोला, सुनो भाई, क्या तुम मुझे यहाँ के बारे बताओगे? मैं जब से यहाँ आया हूँ लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, सच क्या है, तुम मुझे बता सकते हो? मजदूर बोला, कैसी बात कर रहे हैं मालिक, हमारा भी परिवार है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी जान खतरे में पड़े। आरुष बोला, अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मजदूर बोला, नहीं मालिक, आप ही क्या, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हमें माफ कीजिए, मैं चलता हूं। कहकर मजदूर चल दिया। तभी आरुष ने उसे आवाज देकर रोका और उसे 100 का नोट दिया। फिर मजदूर बताने को तैयार हो गया। मजदूर बोला, तो सुनिए मालिक, यह कहानी तब की है जब मेरे पिता सहित तकरीबन 7 लोग इस जगह पर आए थे। उस वक्त यहां सिर्फ रेत और पत्थर ही थे। लोग मिलकर इस जगह पर झोपड़ी लगाने की शुरुआत करने लगे। इसी तरह और भी पगडंडी यात्री यहां से गुजरते तो कुछ यहां रह जाते और कुछ चले जाते। इस प्रकार यह जगह एक गांव में बदल गई। लेकिन इस जगह को गांव में बदलने के लिए रामलाल का सहयोग सबसे ज्यादा था। उसकी 2 पुत्रियां और 1 पुत्र था। उसका बेटा बहुत आवारा किस्म का था, गांव के लफंगों के साथ हमेशा गुलछर्रे उड़ाता था। उसकी दोनों बेटियां बहुत संस्कारी थीं और दोनों की शक्ल एक जैसी थी। एक दिन शराब पिलाकर उसके दोस्तों ने उसके घर में घुसकर उसकी बहनों की इज्जत लूट ली और अगले दिन गांव छोड़कर भाग गए। सारा इल्जाम रामलाल के बेटे पर आ गया और उसे गांव के बीच फांसी दे दी गई। यह देखकर रामलाल को हृदयाघात लग गया और वह मर गया। यह देखकर उसकी बेटियां भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद गांव वालों ने उनके शवों को जमीन में गाड़कर उस पर पेड़ लगा दिए। मेरे पिताजी के अनुसार ऐसा लगता है कि वे दोनों लड़कियां चुड़ैल बन गईं और धीरे धीरे उन सबको मारने लगीं जिन्होंने उन्हें परेशान किया था। उसके बाद से वे उन पेड़ों पर बस गईं और जो भी गांव का बुरा सोचता उसे वे मार देती थीं। यह सुनकर आरुष के रोंगटे खड़े हो गए और वह इधर उधर देखने लगा। मजदूर बोला, मालिक, आप भी यहां से चले जाइए, क्योंकि आप भी गांव तोड़कर यहां बस्ती बनाना चाहते हैं और वे आपको भी नहीं छोड़ेंगी। आरुष उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि पहले मुझे उनके बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत कुछ जान गया हूं। अब शाम हो गई है, तुम जाओ, कल आना। आरुष अपने झोपड़ी में लौटते हुए बहुत ही गहरी सोच में डूब गया और साथ ही उसे उन दोनों बहनों से हमदर्दी होने लगी। आरुष ने उस गांव पर काम शुरू करवा दिया था। उस दिन मौसम थोड़ा घने बादल लिए हुए था, तो आरुष शाम से कुछ देर पहले तकरीबन 4 बजे अपनी झोपड़ी पहुंच गया। तभी किसी ने आवाज दी, मालिक, मालिक, मैं हूं, गांव वाला। आरुष बोला, हाँ हाँ, आओ अंदर, क्या बात है? मजदूर बोला, बात तो कुछ नहीं है मालिक,
पर ना जाने कहां से यह छोरी आई है। कहती है कि दुनिया में हमारा कोई नहीं है, हमें कोई काम दे दो, तो मैं आपके पास ले आया। आरुष उसे ध्यान से देखता है तो वह छोटे कद वाली और सुंदर नैन नक्श वाली एक लड़की थी। आरुष सोचने लगा, अब यह तो एक औरत है, इससे मजदूरी तो करा नहीं सकता, क्या करूं क्या करूं। फिर उसे एक विचार आया। आरुष बोला, देखो तुम आज से यहां खाना बनाना, साफ सफाई करना और सारे घर के काम कर सकती हो। और हां, जब तक मैं यहां हूं इसे अपना ही घर समझना, जो भी पैसे कहोगी मिल जाएगा। यह कहकर आरुष मजदूर के साथ निकल गया और उस लड़की ने हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद किया और काम पर लग गई। मजदूर बोला, आपने उसे रखने का फैसला करके बहुत अच्छा किया मालिक। मैं कहने ही वाला था कि यह अनाथ है, उसका कोई नहीं है। आरुष हैरान होते हुए, क्या ये क्या कह रहे हो? मतलब उसका कोई नहीं है? मजदूर, हाँ मालिक, उसे मैं साल भर पहले इस गांव के पहाड़ियों में से ले आया था, कोई इसको फेंक कर चला गया था। आरुष ने लंबी सांस ली और चल दिया। धीरे धीरे रात की कालिमा छा रही थी। वह दोनों चुड़ैल के पेड़ के नाम से मशहूर पेड़ के पास पहुंचे। देखते हैं कि एकदम सूखा तना, सफेद रंग की निकली टहनियां और उस पर नाखून के खुरचन की आवाज, एक भयंकर दृश्य। वह पेड़ रात को और भी खतरनाक लग रहा था। आरुष को एक तेज चीख सुनाई दी। आरुष और मजदूर तुरंत लपक कर पेड़ के पीछे पहुंचे। देखा कि एक काला साया, लंबे घने बाल, हरी हरी आंखें और धुएं जैसा बदन, वह औरत रिसेप्शन गर्ल को पकड़कर चिल्ला रही थी। आरुष और मजदूर यह देखकर बुरी तरह कांप गए। रिसेप्शन गर्ल चिल्लाई, बचाइए सर, मुझे बचाइए। दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, न आगे बढ़ने की न कुछ बोलने की। किसी तरह हिम्मत जुटाकर आरुष बोला, छोड़ दो इस लड़की को। चुड़ैल हंसते हुए बोली, चला जा यहां से, वरना तू भी मारा जाएगा इसकी तरह। वैसे भी मुझे मर्द पसंद नहीं, चला जा वरना छाती चीर कर खून पी जाऊंगी। यह सुनते ही मजदूर चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। आरुष चिल्लाया, उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें, उठो। आरुष गिड़गिड़ाया, देखो चुड़ैल बहन, हमें जाने दो और इस लड़की को भी छोड़ दो। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल ने क्रोधित होकर कहा, यहां जो भी बाहरी आता है वह हमारा दुश्मन है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुझे भी मार डालूंगी। यह कहकर चुड़ैल ने उस लड़की को हवा में उछाल दिया और आरुष की ओर बढ़ने लगी। आरुष अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उसका पीछा कर रही थी। भागते भागते आरुष जमीन पर गिर पड़ा। चुड़ैल उसके ऊपर मंडराने लगी और अपने गंदे नुकीले दांत बाहर निकालने लगी। तभी कहीं दूर से मंदिर का घंटा बजने की आवाज आई। चुड़ैल ने ध्यान घंटी की ओर मोड़ा और अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाने लगी। वह भागने लगी और उसी दौरान वह रिसेप्शन गर्ल हवा से गिरकर सीधे आरुष के ऊपर आ गिरी। दोनों बेहोश हो गए। अचानक आरुष की आंख खुली। वह चौंक कर उठा और चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अगल बगल देखा तो खुद को अपनी झोपड़ी में पाया। मजदूर उसके पास बैठा था, लेकिन रिसेप्शन गर्ल गायब थी। आरुष ने पूछा, मैं यहां कैसे आया और वो लड़की कहां गई? मजदूर उसे शांत कराते हुए बोला, मालिक आप आराम कीजिए, अब सब ठीक है। वह लड़की बाहर बैठी है, आप दोनों को मैं यहां लाया हूं। आरुष, पर तुम तो बेहोश हो गए थे। मजदूर हंसते हुए, नहीं मालिक, मैं बेहोश होने का नाटक कर रहा था। मैंने सोचा शायद ऐसा करने से मेरी जान बच जाए। आरुष मुस्कुराया, वाह भाई, मान गए तुम्हें। फिर वह बाहर गया जहां रिसेप्शन गर्ल बैठी थी। आरुष ने पूछा, कैसी हो तुम और जंगल में इतनी रात को क्या कर रही थी? गर्ल, अब थोड़ा ठीक हूं। मुझे क्या मालूम था कि वहां जाने पर ऐसा हो जाएगा। मैं तो बस रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसने मुझे पकड़ लिया, पर आपने आकर मुझे बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर वह गले से लिपट गई। आरुष ने उसे हैरान भरी नजरों से देखा और खुद से दूर करते हुए कहा, अरे अरे, अब तुम सुरक्षित हो, टेंशन मत लो। गर्ल घबराते हुए, कैसे न लूं टेंशन, उसने कहा है कि मैं फिर आऊंगी और तुम सबको मार दूंगी। प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए। आरुष कुछ नहीं बोला, लेकिन समझ गया कि खतरा अभी टला नहीं है। उस लड़की के आग्रह करने पर आरुष ने उसे वहीं रहने की इजाजत दे दी। फिर आरुष मजदूर के साथ बाहर निकला। तभी नौकरानी कहीं से आ रही थी। आरुष ने पूछा,
कल से तुम कहाँ गायब थी? नौकरानी थोड़ा हकलाते हुए। मैं गांव में अपने परिवार के पास गई थी। सुबह हुई तो आई हूं। आरुष कुछ नहीं बोला और मजदूर के साथ आगे बढ़ चला। बाहर पहुंचते ही आरुष ने मजदूर से पूछा, जरा यह बताओ, चुड़ैल तो 2 थी ना? मजदूर, हाँ मालिक, पर हुआ क्या? आरुष, हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन कल वहां एक ही चुड़ैल क्यों थी? और तो और इतनी रात को वह रिसेप्शन गर्ल वहां क्या कर रही थी? नौकरानी तो अनाथ थी, फिर उसका परिवार कहां से आ गया? आखिर वह रात को गायब कहां थी? और उस रिसेप्शन गर्ल को कोई चोट के निशान भी क्यों नहीं है? मजदूर डरते हुए, अरे मालिक, आप तो मुझे डरा रहे हैं, यह संयोग भी तो हो सकता है। लेकिन मैं नौकरानी को पिछले 19 साल से जानता हूं। उसका कोई परिवार तो नहीं है, लेकिन कुछ दूर उसके पुराने मालिक का घर है। वे उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। कभी कभी वह उनके यहां जाती थी, लेकिन उस नई मैडम के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तभी अचानक अंदर से लड़कियों के चीखने की आवाज आई। आरुष और मजदूर तुरंत दौड़कर अंदर पहुंचे और जो देखा उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। वहां चुड़ैल झोपड़ी में हवा में लटक रही थी। उसकी भयानक आंखें, बिखरे बाल, गंदे काले कपड़े, और उसने नौकरानी को हवा में उठा रखा था। नौकरानी चिल्ला रही थी। चुड़ैल अपने नाखूनों से धीरे धीरे उसके बदन पर फेर रही थी और बोली, इसके जिस्म की खुशबू मेरे मन में समा गई है, मैं इसका अंत कर दूंगी। आरुष ने हिम्मत जुटाकर कहा, देखो, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, आखिर तुम चाहती क्या हो? चुड़ैल क्रोधित होकर बोली, यह गांव मेरा है, इसे कभी बदलने नहीं दूंगी। जो भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसे मार डालूंगी। ही। आरुष, मुझे तो कंपनी वालों ने भेजा है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं? चुड़ैल, तूने यहां आने की गलती की है, यही तेरी सजा है, तू इससे बच नहीं सकता, कहकर गायब हो गई। और वह सब इधर उधर देखने लगे। तभी अचानक वह आरुष के पीछे प्रकट हुई और आरुष को एक हाथ मारा। आरुष हवा में उड़कर झोपड़ी की दीवारों से जा टकराया। फिर वह मजदूर की ओर मुंह घुमाकर जोर से चिल्लाई। मजदूर हवा में उछलकर दूर जा गिरा और नौकरानी के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। वह चिल्ला उठी। आरुष धीरे धीरे उठकर चुड़ैल की ओर बढ़ा। तभी चुड़ैल तेजी से उड़ती हुई आई और आरुष को हवा में उछालकर झोपड़ी से बाहर फेंक दिया। उसी समय झोपड़ी टूट गई और सूर्य की किरणें पूरे झोपड़ी में फैल गईं। चुड़ैल चिल्लाने लगी। अचानक वह गायब हो गई। धीरे धीरे आरुष और मजदूर खुद को संभालते हुए उठे। सबसे ज्यादा घायल आरुष था और नौकरानी बेहोश पड़ी थी। तभी उधर से मजदूर आया और आरुष को उठाने लगा। आरुष ने हंसते हुए कहा, क्यों, इस बार तुमने बेहोश होने का नाटक नहीं किया? मजदूर भी हंस पड़ा। वैद्य से इलाज कराने के बाद आरुष थोड़ा ठीक महसूस कर रहा था। उस घटना को बीते हुए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन चुड़ैल के आने के बाद से रिसेप्शन गर्ल का अब तक कोई पता नहीं चला था। आरुष ने मजदूर से कहा, यार, ये होटल वाली लड़की जब से चुड़ैल आई है तब से गायब है, वह आखिर कहाँ गई? मजदूर ने जवाब दिया, मालिक, बात तो सही है आपकी, पता नहीं कहाँ लापता हो गई। तभी नौकरानी नाश्ता लेकर आई और बोली, मालिक, दीदी, अरे नहीं, मेरा मतलब मैडम मुझसे बोलकर गई हैं कि वह कुछ दिन बाद लौटेंगी। आरुष ने हैरानी से पूछा, अच्छा, उसने यह बात तुमसे क्यों कही, मुझसे क्यों नहीं? और वो गई कब? और अगर वह गई है तो फिर आएगी क्यों? नौकरानी बोली, मालूम नहीं मालिक, पर वह तब गई जब आप बेहोश थे। आरुष हम करते हुए बाहर निकल गया और झोपड़ी बनाने आए मजदूरों से बात करने लगा। फिर वह अकेले ही गांव की पहाड़ियों की ओर घूमने निकल गया। धीरे धीरे वह गांव के उस मंदिर के करीब पहुंचा जिसकी घंटी की आवाज सुनकर पहली बार चुड़ैल भागी थी। वह देखता है कि मंदिर शंकर भगवान का था और वहां कई अघोरी तपस्या में मग्न थे। देखने में वे थोड़ा भयानक लग रहे थे। आरुष हिम्मत करके आगे बढ़ा और भगवान को नमन करने के बाद उन अघोरियों को प्रणाम कर उनके पास बैठ गया। वह बोला, बाबा की जय हो। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसने फिर कहा, बाबा की जय हो, लेकिन कोई नहीं बोला। सभी ध्यान में मग्न थे। आरुष उठा और चल दिया। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुक जा मनुष्य, तेरी जो बाधा है वह तेरा पाला हुआ है, जा
पहले उसको खत्म कर। इससे पहले कि आरुष कुछ बोल पाता, वह अघोरी फिर से ध्यान मग्न हो गया। आरुष बिना कुछ बोले वहां से लौट आया और मजदूर को सब कुछ बताया। मजदूर हैरान होकर बोला, मालिक, इस शब्द का क्या मतलब हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, परंतु आपको उस मंदिर में अकेले नहीं जाना चाहिए था। कोई भी गांव वाला वहां अकेले नहीं जाता, कम से कम मुझे तो साथ ले लिया होता। आरुष बोला, मैंने सोचा तुम्हें क्या परेशान करूं, तुम वैसे भी मेरी वजह से बहुत परेशान हो चुके हो, लेकिन आखिर क्यों मुझे नहीं जाना चाहिए था? मजदूर बोला, क्योंकि मालिक, वे अघोरी बहुत खतरनाक हैं। किसी भी नए आदमी को देखते ही उसे खा जाते हैं, क्योंकि उनका भोजन ही लाश है। यह सुनकर आरुष डर गया और बोला, यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है यार? मजदूर ने कहा, यह तो अच्छा हुआ कि उन्होंने आपको सिर्फ सलाह देकर छोड़ दिया, वरना वह आपको नाश्ता बना देते और मुझे भी ना बुलाते। यह सुनकर दोनों हंस पड़े। आरुष अपने झोपड़ी में चला गया। तभी नौकरानी चिल्लाती हुई आई, मालिक, बचाइए मालिक। आरुष दौड़कर पहुंचा और पूछा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? नौकरानी घबराते हुए बोली, मालिक, अलमारी में। आरुष ने कहा, हाँ बोलो, क्या है अलमारी में? नौकरानी कांपते हुए बोली, मालिक, अलमारी में चुड़ैल का कटा हुआ सिर है। आरुष डरकर पीछे हट गया और बोला, क्या क्या कह रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? नौकरानी रोते हुए बोली, नहीं मालिक, आप चलकर देखिए। आरुष बोला, ना नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, कहीं वो मेरा सिर ही ना खा जाए। फिर आरुष कुछ सोचता है और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। डरते डरते अलमारी खोलता है, लेकिन वहां कुछ नहीं था। आरुष ने पूछा, कहीं तुमने झूठ तो नहीं बोला? नौकरानी बोली, नहीं मालिक, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आरुष कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, तुम जाओ। जैसे ही वह अलमारी के पास से हटा, वहां कटा हुआ सिर फिर से प्रकट हो गया और मुस्कुराने लगा। आरुष को अघोरी की बातें याद आईं और उसने सोचा कि उसे उन चुड़ैलों के पुराने घर जाना चाहिए, शायद वहां कुछ पता चल सके। वह मजदूर के पास गया और उसे चलने को कहा। पहले तो मजदूर मना करता है, फिर सिर्फ घर के बाहर रहने की मंजूरी के साथ चल देता है। लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद वे चुड़ैलों के घर पहुंचे। बाहर से वह एक खंडहर जैसा दिखता था। दरवाजे पर झाड़ियों का ढेर था, देखने में डरावना लग रहा था। आरुष ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। उसने फिर कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। आरुष ने मजदूर को बुलाया और दोनों ने मिलकर जोर लगाया। आखिरकार दरवाजा खुल गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, उसमें से ढेर सारे काले कौवे कांव कांव करते हुए बाहर निकलने लगे। वे दोनों इस दृश्य से घबराकर गिर पड़े। मजदूर, मालिक, जब शुरुआत इतनी खतरनाक हुई है तो आगे क्या होगा? आरुष, अरे तू घबरा मत, मैं भी तो हूं तेरे साथ। तू अकेला थोड़ी ना मरेगा, मैं भी तो साथ हूं। आरुष अपने कदम अंदर रखता है और तभी एक बिजली कड़कती है। दूर कहीं जंगल में पेड़ों पर बैठी दोनों चुड़ैलों को इसका आभास हो जाता है कि कोई उनके घर में प्रवेश कर चुका है। वह दोनों चुड़ैलें एक साथ चिल्लाती हुई अपने घर की ओर चल देती हैं। उधर आरुष जब घर में घुसता है तो देखता है कि चारों ओर घने जाले, सांपों की बांबियां, झिंगुरों की आवाज और सालों पुरानी बासी खुशबू फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस जगह को सैकड़ों सालों से नहीं खोला था। वह दोनों घबराते हुए जाले हटाते हुए आगे बढ़े। सामने उन्हें सबसे पहले एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। आरुष ने उस पर से जाले साफ किए और देखा कि वह शायद चुड़ैलों के माता पिता थे। उसे छोड़कर वह आगे बढ़ गया और देखा कि वहां बच्चों के खेलने के खिलौने पड़े थे। एक जगह बक्से में शादी का जोड़ा जैसा कुछ पड़ा था। आरुष उस जोड़े को उठाता है और तभी एक आंधी जैसी हवा चलती है। ढेर सारा धूल हवा में उड़ जाता है और जब वह आंधी शांत होती है तो उसकी नजर उस जोड़े पर जाती है। वह बिल्कुल काला पड़ चुका था और राख बनकर जमीन पर फैल गया। वह अचंभित होकर खड़ा रह गया। मजदूर, मालिक, जाने दीजिए, आप किसी चीज को हाथ मत लगाइए। उधर वह चुड़ैल बहनें जंगलों से होती हुई अपने घर तक आ पहुंची थीं और बाहर से ही उन दोनों की हरकतों पर नजर रख रही थीं। आरुष आगे बढ़ता हुआ दूसरे कमरे में प्रवेश करता है। प्रवेश करते ही वह किसी चीज से टकराकर गिर पड़ता है।
नीचे देखता है कि एक बक्सा खुला हुआ था जिसमें कुछ मैले कुचैले कपड़े और धूल से सनी तस्वीरें पड़ी थीं। आरुष एक एक कर उन्हें देखने लगता है। कुछ तस्वीरों को देखने के बाद वह एक तस्वीर को देखकर दंग रह जाता है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। मजदूर, क्या हुआ मालिक? आरुष, कुछ नहीं, चलो अब हमें जल्दी चलना होगा। उस तस्वीर को जेब में रखते हुए वह बाहर निकला ही था कि अचानक तुम सब। चुड़ैल की आवाज सुनकर दोनों डर गए और तुरंत भागने लगे। चुड़ैल भी उनके पीछे लग गई। वह दोनों तेजी से भाग रहे थे, लेकिन चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उन्हें पकड़ लेती है और हवा में उठा लेती है। आखिर शहरी बाबू, तू मेरी जाल में फंस ही गया। आज मैं तेरा खून पीकर रहूंगी। आरुष, नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? चुड़ैल, तू यहां आया यही तेरी गलती है और अब तू हमारे घर तक पहुंच गया। दीदी, इसे छोड़ना मत, यही हमारे गांव को खत्म करना चाहता है। चिंता ना कर बहना, इसे मैं अच्छे से पकाकर खाऊंगी। ये सुनकर आरुष डर जाता है। दोनों चुड़ैलों के अगल बगल होने की वजह से आरुष ने मजदूर के पैर को जोर से खींचा। मजदूर भी बचने के लिए आरुष का पैर पकड़ लेता है। इस तरह वे सब आपस में उलझकर नीचे गिर पड़ते हैं। आरुष उठकर मजदूर को भी उठाता है और दोनों लंगड़ा कर भागने लगते हैं। बहना, तू जा, अपने काम पर लग जा, मैं इसे देखती हूं। छोटी चुड़ैल न जाने किस काम पर निकल जाती है और दूसरी उनके पीछे उड़कर जाने लगती है। वह दोनों भागते भागते गिर पड़ते हैं। चुड़ैल उनके पास पहुंचकर कहती है, बहुत किस्मत वाला है तू, मुझसे 2 बार बच चुका है, लेकिन अब नहीं बचेगा। कहकर वह अपने नाखून बड़े करके उनके जिस्म में ढंसाने लगती है। वह दोनों चिल्लाते हैं। तभी धूल उड़ता हुआ एक धुंध उस चुड़ैल से टकराता है और वह डरकर पीछे हो जाती है। वह देखती है कि वहां एक अघोरी खड़ा है। अलख निरंजन, जय जय भोले। ये सुनकर चुड़ैल थोड़ा पीछे हो जाती है और कहती है, क्यों रे बूढ़े, तुझे तेरी जान प्यारी है क्या? अघोरी, तू मारेगी मुझे? चल हट, कई सालों की तपस्या और भोलेनाथ की कृपा है मुझ पर। लाश मेरा भोजन है, राख मेरा स्नान। तू जैसों से तो मैं अपने पैर दबाता हूं। यह सुनकर चुड़ैल पीछे जाने लगती है और कहती है, जा रही हूं, मगर इन दोनों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। आखिर कब तक तू इनके साथ रहेगा? कहकर वह हवा में गायब हो जाती है। वह दोनों अघोरी बाबा को नतमस्तक होकर कहते हैं, बाबा, अगर आज आप ना होते तो हमारा क्या होता? बाबा, हमें बचा लो। अघोरी, मैंने तुझसे उस दिन कहा था ना कि पहले तेरी पाली हुई समस्या को हल कर। अब तू घर जा, जो भी तेरे घर में है उसको किसी भी तरह यह भभूत की पुड़िया खिला दे। और सुन, साथ में एक चाकू भी ले लेना और वार सीधे उसकी दोनों आंखों पर होनी चाहिए। आरुष, मैं समझ गया बाबा, पर यह काम मैं कल करूंगा। अघोरी वहां से चला गया और मजदूर ने पूछा, मालिक, यह सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आरुष, समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है, लेकिन अब कल देखना है कि जो मैं सोच रहा हूं क्या वह सच निकलता है या नहीं। कहकर दोनों झोपड़ी की ओर चल दिए। सुबह हुई और आरुष उठा। नौकरानी चाय लेकर आई तो आरुष ने पूछा, अच्छा, एक बात बताओ, तुमने आज तक शादी क्यों नहीं की? नौकरानी शर्माते हुए, क्या मालिक, कैसी बात कर रहे हैं आप? आरुष, अरे मेरा कोई गलत मतलब नहीं है, बस ऐसे ही पूछ लिया। नौकरानी, नहीं मालिक, मेरे माँ बाप तो थे नहीं, कौन कराता? फिर मैं लोगों के यहाँ काम करने लगी और फिर मेरा मन इन सब से हट गया। आरुष, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात जानती हो, ये मजदूर तुम्हें बहुत पसंद करता है और मेरी नजर में तो वह बहुत हिम्मती और मेहनती भी है। नौकरानी, क्या कह रहे हैं मालिक? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं शादी नहीं कर सकती। कहकर वह घबरा जाती है और आरुष उसे शांत कराता है। मजदूर बाहर गेट पर खड़ा सब सुन रहा था। आरुष के बाहर निकलते ही मजदूर ने उससे पूछा, मालिक, आप ये क्या कह रहे थे अंदर? और आप तो जानते हैं ना कि मैं शादीशुदा हूं। आरुष, अरे तो इससे फर्क ही क्या पड़ता है? शहर में तो लोग 3-3 शादियां करके रहते हैं। मजदूर, पर मालिक, ये शहर नहीं है, ये गांव है। अगर मेरी घरवाली को पता चल गया तो वह मुझे कढ़ाई में तलकर खा जाएगी। आरुष, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी घरवाली से बात कर ली है, वह तैयार है
और उसे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। मजदूर खुश होते हुए, क्या सच मालिक? क्या आप सच बोल रहे हो? वाह भगवान, तू ऐसी घरवाली सबको देना। भगवान धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आरुष हैरान भरी नजरों से उसे देखते हुए पूछता है, अरे वाह, अभी तो तू बड़ा भक्त बना फिर रहा था, जैसे ही पता चला कि बीवी ने इजाजत दे दी है तो लड्डू बन गया। वाह भाई। मजदूर, ऐसा नहीं है मालिक, वह बस मुंह से निकल गया, दिल में ऐसा कुछ नहीं था। फिर दोनों ही साथ में ठहाके लगाकर हंस पड़े। तभी अचानक वहां एक कार आकर रुकती है और उसमें से आरुष की बीवी और उसका मालिक यानी डायरेक्टर उतरते हैं। प्रमिला तो बस जैसे ही आरुष को देखती है वह दौड़कर उसके पास आती है और आरुष को एक थप्पड़ मारती है। प्रमिला, मेरी याद तो आई नहीं तुम्हें? आरुष, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां मेरा ख्याल एक नौकरानी और एक होटल की रिसेप्शन गर्ल रख रही है। प्रमिला, अच्छा, कहां है मेरी सौतन? बुलाओ जरा। आरुष, तुम तो जानती ही हो कि मुझ में इतनी हिम्मत है नहीं कि उनको बुला सकूं। यह कहकर दोनों हंसने लगे और किसी बिछड़े हुए प्रेमी की तरह गले लगकर एक दूसरे को महसूस करने लगे। प्रमिला रोने लगी और आरुष उसे चुप कराता हुआ सांत्वना देने लगा। दोनों साथ मिलकर बोले, नहीं, और सब साथ में हंसने लगे। डायरेक्टर, भाई आरुष, जितने दिन तुम यहां रहे तुम्हारी बीवी ने मेरी जान निकाल कर रख दी। मजबूरन इसे यहां लेकर आना पड़ा। और ये बताओ, तुमने अभी तक काम क्यों नहीं शुरू करवाया? आरुष, थैंक्स सर, काम किसी ने शुरू ही नहीं करने दिया। मेरे सारे कलीग्स लगभग 1 महीने से आने ही नहीं रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपने बुला लिया होगा, इसलिए मेरे पास कोई था ही नहीं काम शुरू करने के लिए। डायरेक्टर, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने किसी को नहीं बुलाया और मैं खुद उन लोगों को फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन लगता ही नहीं। आरुष सिर झुकाए सोचता हुआ मजदूर की ओर देखता है। मजदूर बोलता है, मालिक, ये उसी का काम है। डायरेक्टर, क्या कहा? किसका काम? आरुष, सबसे पहले आप लोग अंदर चलिए और फ्रेश हो जाइए, फिर बात होगी। प्रमिला ने नोट किया कि आरुष कुछ छिपा रहा है। उसने पूछा, सच सच बताओ, क्या बात है? तुम्हें कोई खतरा तो नहीं? आरुष, कुछ नहीं बेबी, सब ठीक है, और वे सब कहीं घूमने गए हैं और मुझे बताने को मना किया है। प्रमिला यह सुनकर चैन की सांस लेती है और आरुष उससे असली बात छिपा लेता है। आरुष मजदूर से उनके नहाने और रहने का इंतजाम करने को कहता है। फिर जब तक वे सब नहा धोकर तैयार होते हैं, नौकरानी खाना लगा देती है। सब खा पी लेते हैं तो आरुष उनको आराम करने को बोलता है। आरुष, आइए डायरेक्टर साहब, हम थोड़ा साइड पर घूम कर आते हैं। प्रमिला, तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो और कुछ जरूरत हो तो नौकरानी से मांग लेना। प्रमिला, ठीक है, बोलकर लेट जाती है। मजदूर भी आरुष के साथ चलने लगता है तो आरुष उसे रोकते हुए बोलता है, नहीं, तुम साथ नहीं चलोगे, मैं अपना ध्यान रख लूंगा और तुम तो सब जानते ही हो, इसलिए तुम मेरी बीवी का ख्याल रखोगे और उसे यहाँ के हालात के बारे में कुछ मत बताना। मजदूर मंजूरी देकर वापस लौट जाता है और आरुष डायरेक्टर को लेकर साइड की ओर चल देता है। डायरेक्टर, मुझे यह तो समझ आ रहा है कि जो कुछ भी है वह तुम मुझे अपनी बीवी के सामने बताना नहीं चाहते हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम बताओगे कि यहाँ क्या चल रहा है। आरुष हंसते हुए बोला, हाँ, और फिर उसने डायरेक्टर को धीरे धीरे अपने यहाँ स्टेशन से आने के बाद से जितने भी हादसे हुए सब बताने लगा। डायरेक्टर की सारी बातें सुनते सुनते हालत खराब होने लगी और माथे पर पसीना आने लगा। डायरेक्टर, आरुष, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कहीं मुझे डराने के लिए तो ये सब नहीं कह रहे? आरुष, अरे सर, मुझे अपनी नौकरी से बहुत प्यार है, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। और सर, मैं चाहता हूं कि आप 2 दिन यहां रुक जाइए, आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। डायरेक्टर सहमते हुए सिर हिलाता है और वापस लौटने लगता है। वापस लौटकर आरुष ने मजदूर को शादी की तैयारी करने को कहा और अपनी बीवी को नौकरानी के लिए शादी की खरीदारी करने भेज दिया। उधर नौकरानी को यह सब बुरा लग रहा था। नौकरानी, मालिक, ये सब मत करिए, मुझे शादी नहीं करनी। आरुष, देखो, मैं तो कुछ दिन में यहां से चला जाऊंगा, फिर तुम अकेली हो जाओगी, तो इसलिए शादी कर लो। नौकरानी को धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था
और उसकी आंखें लाल होने लगीं। वह गुस्से में बोली, तुझे समझा रही हूं ना कि मुझे शादी नहीं करनी। तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है? बोल बोल जरा। नौकरानी सिर नीचे किए, बाल बिखरे हुए, कांप रही थी। आरुष, ये तुम कैसे बोल रही हो मुझसे? मुझे बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अभी जा रहा हूं, परसों तुम्हारी शादी है, तुम तैयार रहना, कहकर आरुष निकल पड़ा। तभी नौकरानी झटके से अपना सिर उठाती है और आरुष को जाते हुए देखती है। उसकी लाल लाल आंखें, हवा में उड़ते बाल और गुस्से से फड़कती नाक भयावह लग रही थी। 2 दिन बीत गए और शादी का दिन आ गया। आरुष, डायरेक्टर, प्रमिला, मजदूर की बीवी और 2-4 गांव वाले मंदिर के पास जुट गए। आरुष, प्रमिला, चलो मेरे साथ, हम नौकरानी को लेकर आते हैं। आरुष और प्रमिला नौकरानी को तैयार करने चले जाते हैं। इधर मजदूर अपनी बीवी से कहता है, अरे भाग्यवान, आज तो मैं बहुत खुश हूं। मजदूर की बीवी, हाँ, खुश हो लो, तुम्हें तो नई मिल रही है, अब मैं भी नया मर्द खोजूंगी। मजदूर, अरे बुरा ना मानो, मैं कभी कभी तुमसे मिलने आ जाया करूंगा, वैसे मुझे तुम्हारा कभी कभी ही आएगा। हाँ। मजदूर की बीवी भी हंसने लगी। तभी आरुष आता है और मजदूर से कहता है, देखो, यहां जो शादी हो रही है वह नकली है, समझे? और अब तुम्हें बताने का सही समय आ गया है। मजदूर, क्या? ये क्या कह रहे हैं मालिक? यानी मैं बेवकूफ बन गया? आरुष, और नहीं तो क्या, सच में शादी कराऊंगा तो तेरी बीवी तेरे साथ साथ मेरी भी कुटाई कर देगी। उसे सब कुछ मालूम है, इसलिए वह तैयार है। मजदूर, हे भगवान, आपने मेरे साथ क्या अन्याय कर दिया, इसलिए मेरी बीवी इतनी खुश है, क्योंकि यहां शादी तो हो ही नहीं रही है। अच्छा, क्या बात कहना है मालिक? आरुष उसके कान में कुछ बताने लगता है। सुनकर मजदूर की आंखें हैरानी और डर से फैल जाती हैं। वह कांपते हुए बोलता है, मालिक, आपकी मुझसे क्या दुश्मनी थी जो मुझे बलि का बकरा बना दिया? आरुष, अगर तुझे बता देता तो क्या तू तैयार हो जाता यह काम करने को? देखो, तुम डरो मत, समझे? मैं पूरी तरह से तैयार हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें बस खड़ा रहकर मेरा साथ देना है। मजदूर हम बोलकर अपनी बीवी की तरफ देखता है तो वह मानो उसे चिढ़ाते हुए हंस रही थी। आरुष प्रमिला के पास जाता है और कहता है, अरे प्रमिला, ये लो, ये शरबत तुम और वह दोनों पी लो, बाहर धूप ज्यादा है तो अच्छा लगेगा तुम लोगों को। इसके बाद दोनों ने शरबत पिया और आरुष उन्हें शरबत पीते हुए देख रहा था। फिर वह प्रमिला से नौकरानी को तैयार करके बाहर लाने को कहकर चला जाता है। प्रमिला, चलो बाहर, सब इंतजार कर रहे हैं, पंडित जी भी आ गए हैं। औरत, चली जा यहां से, अपनी जान प्यारी है तो चली जा। प्रमिला, अरे ये कैसे बोल रही है तू? एक तो मेरे पति तेरे तरस खाकर तेरी शादी करा रहे हैं और ऊपर से तेरे यह नखरे। क्या तू अपने पति को जिंदा नहीं देखना चाहती? तभी प्रमिला गुस्से से उसके बाल झाड़ती हुई छोड़कर उसके आगे आती है। वह जो देखती है उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका चेहरा एकदम लाल और काला हो चुका था। भयानक आंखें, झाड़े हुए बाल पूरे बिखरे हुए थे और नाखून धीरे धीरे बढ़ रहे थे। यह भयानक रूप देखकर प्रमिला घबराकर नीचे गिर जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर आरुष तुरंत अंदर आता है और नौकरानी का भयानक रूप देखकर डर जाता है। आरुष, तुम तो वही चुड़ैल हो, नाटक क्यों कर रही हो रे? नौकरानी, चुड़ैल? हाँ, मैं समझ गई थी कि तुझे मुझ पर शक हो गया है कि मैं ही वह चुड़ैल बहन हूं। आरुष, हाँ, मुझे पहले तो नहीं था, लेकिन जब उस अघोरी ने मेरे घर को लेकर कहा तो काफी सोचने पर मुझे तुम पर ही शक हो गया। चुड़ैल, तेरा शक ही तेरा और तेरी बीवी की मौत का कारण बनेगा। यह कहकर चुड़ैल एक झटके से हवा में उड़ी। प्रमिला उसके ज्यादा करीब होने के कारण हवा में उड़कर दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर आ गिरी और बेहोश हो गई। आरुष, प्रमिला उठो, प्रमिला प्लीज उठो। चुड़ैल, अब वह नहीं उठेगी राजा। हाँ। आरुष, हंसना बंद कर दुष्ट चुड़ैल, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उनकी आवाज सुनकर बाहर से सभी अंदर आ जाते हैं और चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। मजदूर की बीवी तुरंत प्रमिला की जांच करती है। मजदूर की बीवी, मालिक, यह सिर्फ बेहोश है, मैं इसका ख्याल रखती हूं, आप जाइए और इस कमीनी का अंत कर दीजिए।
प्रमिला का हाल सुनकर आरुष को थोड़ा जोश आता है। वह मजदूर से कहता है, तुम इस पर पीछे से हमला करो और मैं आगे से। आरुष पहले से ही हथियार रख कर लाया था। चुड़ैल उन्हें हथियार उठाते देख तेजी से मजदूर के पास आई और उसे जोर से एक थप्पड़ मारा। वह दूर जाकर दीवार से टकराकर गिर पड़ा। फिर चुड़ैल मुड़ी और आरुष के पास पहुंची, लेकिन इस बार आरुष तैयार था। आरुष ने झटके से उसके पेट में भाला घुसेड़ दिया। चुड़ैल चिल्ला उठी आया, मुझ पर हथियार का असर कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? आरुष, ऐसा इसीलिए हुआ है चुड़ैल, क्योंकि शरबत में मैंने तुझे अघोरी द्वारा दी गई भभूत मिलाकर पिला दिया था, इसीलिए तेरी शक्ति नष्ट हो गई है। अब तू एक मामूली चुड़ैल रह गई है। यह सुनकर चुड़ैल थोड़ा घबरा गई और बोली, अब मैं तुझे वार करने का मौका ही नहीं दूंगी। चुड़ैल पास पड़ी लकड़ी के ढेर को उठाती है और आरुष पर उछाल देती है। आरुष उसके नीचे दब जाता है और लहूलुहान हो जाता है। चुड़ैल आरुष के पास पहुंचती है और हंसते हुए उसका खून अपने जीभ से चाटने लगती है। चुड़ैल, वाह क्या स्वाद है तेरे खून का, तेरा तो हम दोनों बहनें मिलकर खून पिएंगे। तभी प्रमिला को धीरे धीरे होश आने लगता है और वह चिल्लाती है, आरुष, इस चुड़ैल की छोटी काट दो, ये मर जाएगी। आरुष इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि उसका हाथ भी नहीं हिल पा रहा था। तभी पीछे से चुड़ैल के पेट में एक भाला आकर घुस जाता है और चुड़ैल चिल्लाती है, आइग। मजदूर पीछे खड़ा था। चुड़ैल तुरंत अपने हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर उठा लेती है और मजदूर चिल्लाने लगता है। चुड़ैल उसके गर्दन पर दांत गड़ाकर खून पीने लगती है। आरुष उस पर मंदिर का गंगा जल छिड़क देता है। चुड़ैल चिल्लाकर मजदूर को छोड़कर पीछे हट जाती है। फिर आरुष और मजदूर दोनों सुस्ताने लगते हैं और चुड़ैल भी आराम कर रही थी। तभी वह हवा में उड़ी और तेजी से आकर आरुष और मजदूर को हवा में उड़ाकर मंदिर के ऊपर आसमान में ले गई और वहीं से छोड़ दिया। वे दोनों चिल्लाते हुए जमीन पर आ गिरे। एक तरफ हवा में तैरती चुड़ैल ठहाके लगाकर हंस रही थी, वहीं दूसरी ओर प्रमिला और मजदूर की बीवी फूट फूट कर रो रही थी। डायरेक्टर शुरू से ही मंदिर में छिपकर सब दृश्य देख रहा था। चुड़ैल आरुष के पास आई और बोली, क्यों राजा, अब नहीं मारेगा मुझे? आरुष, तू यह मत समझना कि मैं डर गया, मैं तुझे जरूर मारूंगा। चुड़ैल, हाँ, यह तमन्ना तू अपने मन में ही लिए रहेगा, अब मैं तेरा खून पीऊंगी। चुड़ैल धीरे धीरे आरुष के पास आती है। उधर मजदूर बेहोश था। आरुष कराहते हुए करवट होने की कोशिश करता है। तब तक चुड़ैल आरुष के गले पर अपने दांत लगा देती है और आरुष की चीख निकल जाती है। आरुष, ए चुड़ैल, क्या तू मुझे सच में मारना चाहती है? और अगर ऐसा है तो मेरी आंखों में देखकर बोल। चुड़ैल, मैं क्या तुझसे डरती हूं? यह ले, देख रही हूं, बोल अब। आरुष हंसा और जोर से अघोरी द्वारा दिया गया चाकू उसकी आंखों में घुसेड़ दिया। उसी पल चुड़ैल चीखती हुई पीछे गिर गई। आरुष खड़ा होता है और उसकी दूसरी आंख में भी चाकू घुसेड़ देता है। चुड़ैल जोर से चीखती है, आइए। फिर वह पूरी तरह से राख और धुएं में बदलकर खत्म हो जाती है। गांव वाले झोपड़ी में इकट्ठा होते हैं और आरुष की बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। तभी एक गांव वाला दौड़कर अंदर आता है और बोलता है, मालिक, मालिक, वहां उस होटल में एक कमरे में 7 लाशें पड़ी हैं। यह सुन वहां मौजूद सभी डर जाते हैं और आरुष बोलता है, तुम्हें कैसे पता? गांव वाला, वह मालिक, मेरी बेटी वहां सफाई को जाती है। आज उसने एक कमरे को जोर से धक्का देकर खोल दिया और वह सब देखकर डरकर भाग आई। सभी यह सुनकर डर गए और आरुष ने वहां जाने को बोला तो सभी उसे मना करने लगे, क्योंकि अभी वह घायल था। आरुष, देखो, मैं फिलहाल चल तो नहीं सकता, लेकिन तुम में से कोई मेरी मदद करे ताकि मैं वहां पहुंच सकूं। मुझे वहां लड़ाई थोड़ी ना करनी है, मैं वहां की स्थिति देखूंगा, तभी ना आगे की रणनीति बनाऊंगा। सभी आरुष की बात से सहमत हुए और एक गांव वाला आरुष को साइकिल पर बैठा कर ले जाता है। जब आरुष होटल से कुछ दूर ही रहता है तो उसे होटल से एक चीख सुनाई पड़ती है। सभी जल्दी जल्दी वहां पहुंचते हैं और एक गांव वाला आरुष को सहारा देकर होटल के पहले फ्लोर पर ले जाता है। ये देखकर वे चौंक जाते हैं कि ये तो रिसेप्शन गर्ल, ये यहां कहां से आ गई? ये तो यहां से चली गई थी। आरुष, क्या हुआ, क्यों चीखी तुम? रिसेप्शन गर्ल एक रूम के दरवाजे पर खड़ी थी और बोली, सर,
ये देखिए, यहां पर लाशें पड़ी हैं। आरुष सहमते हुए धीरे धीरे रूम में घुसता है और देखकर डर जाता है, क्योंकि वे लाशें किसी और की नहीं बल्कि आरुष के साथ काम करने वाले कलीग्स की थीं। सारे के सारे 7 कलीग्स मारे गए थे। उनकी आंखें नोची हुई थीं, गले पर दांत के निशान थे, शरीर से खून चूसा गया था, छाती चीर कर दिल निकाला हुआ था। यह देखकर आरुष की आंखें भर आईं और गुस्से में बोला, तू जो भी हो, चाहे कहीं भी हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीनी। फिर आरुष गांव वालों की मदद से उनका अंतिम संस्कार करता है और वहीं बैठकर जलती हुई चिता को घूरता रहता है। झोपड़ी में वापस लौटकर जब वह आराम कर रहा होता है, तभी रिसेप्शन गर्ल आती है। रिसेप्शन गर्ल, नहीं नहीं सर, आप आराम कीजिए, मैं तो आपके बारे में सुनकर आपका हाल जानने चली आई। आरुष, थैंक्स अ लॉट, पर तुम तो यहां से चली गई थी, वापस कहां से आ गई? रिसेप्शन गर्ल, सर, मैनेजर ने मुझे फिर फोन करके बुला लिया था, क्योंकि इस गांव में कोई काम करने को तैयार नहीं था। यह सुनकर आरुष आश्वस्त हो गया। 7 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उस दूसरी चुड़ैल का पता नहीं चल पाया था। आरुष, मैं जब उस चुड़ैल के घर गया था तो वहां मुझे एक तस्वीर मिली थी। उसमें दोनों बहनों का चित्र बंद था। उसी के जरिए मैं जान पाया था कि नौकरानी ही चुड़ैल है, क्योंकि उसमें से एक चित्र का चेहरा उससे मिलता जुलता था। मजदूर, तो फिर जल्दी से दूसरी वाली का चित्र देखकर पता करिए कि वह कहां है। आरुष, मुझे एक पर शक तो है, पर अभी 4 से 6 दिन में ठीक हो जाऊं तब पूरी ताकत के साथ उस पर हमला बोलूंगा। तब तक हमें उस शक को पूरी तरह से यकीन में बदलना होगा। 6 दिन बाद आरुष अघोरी के मंदिर में जाता है और उससे चुड़ैल की सच्चाई जानने में मदद मांगता है। तब अघोरी उसे एक लकड़ी का तना देता है और कहता है, देख बालक, यह लकड़ी जिस पर भी तुझे शक हो, बस उसके बदन पर छुआ देना। यह लकड़ी तुरंत जल उठेगी। जैसे ही यह लकड़ी जलेगी, मुझे पता चल जाएगा और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अब तू जा। आरुष अघोरी को प्रणाम करके निकल पड़ता है और रास्ते में कई गांव वालों से बात करते हुए बहाने से उन्हें लकड़ी का स्पर्श कराता है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलता। शाम को आरुष मजदूर को घर भेजकर आराम करने लगता है। तभी रिसेप्शन गर्ल आरुष का हाल जानने और उसके लिए खाना लेकर आ जाती है। आरुष, अरे तुम यहाँ कैसे? रिसेप्शन गर्ल, कुछ नहीं सर, मैंने सोचा आप अकेले होंगे तो आपसे मिल लूं और आपके लिए खाना लेती चलूं। आरुष, अरे ये तो ठीक है, पर तुम यहाँ के हालात तो जानती हो ना, तुम्हें रात को नहीं आना चाहिए था। रिसेप्शन गर्ल, कैसी बातें कर रहे हैं सर, खतरा तो हर जगह है, पर क्या लोग जीना छोड़ देंगे? वे दोनों ही हंस पड़ते हैं और रिसेप्शन गर्ल आरुष को खाना लगाने को कहती है। आरुष, अच्छा, तुम इस टेबल पर से दवाइयां, पानी और यह लकड़ी हटाकर इसी पर डिनर लगा दो। रिसेप्शन गर्ल उठती है और जब लकड़ी उठाने लगती है तो आरुष उसे चोर नजरों से देख रहा होता है। तभी वह आरुष की ओर देख मुस्कुराती है। अचानक आरुष हड़बड़ा जाता है। रिसेप्शन गर्ल फिर से लकड़ी उठाने जाती है और आरुष पूरी बेताबी से उसे देख रहा होता है कि अब क्या होगा। रिसेप्शन गर्ल लकड़ी उठा लेती है और कुछ नहीं होता। आरुष निराश हो जाता है और सोचता है, मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। तभी अचानक से एक ज्वाला फटती है। रिसेप्शन गर्ल के हाथ में आग लग जाती है और लकड़ी धू धू कर जलने लगती है। रिसेप्शन गर्ल तुरंत लकड़ी को छोड़ देती है और घबराकर कहती है, यह क्या सर, यह क्या हो गया? आरुष यह दृश्य देखकर थोड़ा डरा और सहमा हुआ था। अकेले होने के कारण ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा, लगता है यह उस दुष्ट चुड़ैल का काम है। उधर दूर जंगलों में मंदिर में बैठे अघोरी की तपस्या टूट जाती है और वह ठाके लगाकर हंसते हुए बोलता है, आखिर तू मिल ही गई दुष्टा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इस बार तेरा खात्मा करने में आ रहा हूं। हाँ हाँ हाँ। रिसेप्शन गर्ल, सर मैं चलती हूं, फिर मिलेंगे हम लोग। आरुष, आज रात ज्यादा हो गई है, आज की रात रुक जाओ। रिसेप्शन गर्ल उसकी बात मानकर रुक जाती है और सोने लगती है, लेकिन सच्चाई जानकर आरुष की नींद कोसों दूर थी। तभी दरवाजे पर आहट सुनाई दी। आरुष धीरे से उठकर जाता है और देखता है कि बाहर अघोरी मजदूर के साथ खड़ा था।
आरुष ने तुरंत दरवाजा खोला और अघोरी एक झटके से अंदर घुस जाता है। आरुष की उसे रोकने की कोशिश नाकाम हो जाती है। अघोरी, उठ जा दुष्टा, अब तेरा नाटक खत्म। अघोरी की डरावनी आवाज सुनकर रिसेप्शन गर्ल घबराकर उठ जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुन आरुष और मजदूर अंदर आ जाते हैं। रिसेप्शन गर्ल चिल्लाती है, सर प्लीज बचाइए इस आदमी से, ये मुझे मारना चाहता है। अघोरी कहता है, ये तेरा ध्यान भटकाना चाहती है बालक, ये चुड़ैलों की मोह विद्या है, इससे बचकर रहना और करीब मत आना, नहीं तो ये तुझे सम्मोहित कर लेगी। इसके अंदर बहुत शक्ति महसूस कर रहा हूं मैं, ये पहले वाली से ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि उसकी शक्ति तूने भभूत खिलाकर खत्म कर दी थी। रिसेप्शन गर्ल फिर चिल्लाती है, बचा लो आरुष, बचाओ मुझे। नहीं बचाएगा? बोल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को मारने की? तेरे जैसे तुच्छ प्राणी की औकात ही क्या है? ये कहते हुए वह धीरे धीरे रूप बदलकर चुड़ैल बन जाती है। उसका भयानक रूप देखकर वहां मौजूद सभी डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। चुड़ैल का रूप उसकी बहन से भी ज्यादा खतरनाक था। वह थोड़ा हवा में उड़ी और एक तेज जोरदार बिजली चमकी। सभी अपनी जगह पर गिर पड़े। तभी अघोरी अपना त्रिशूल लेकर उस पर हमला करने जाता है, लेकिन बिजली लगातार चमकने के कारण अघोरी को तेज झटका लगता है और वह झोपड़ी को तोड़ते हुए बाहर जा गिरता है। आरुष और मजदूर तुरंत दौड़कर बाहर भागते हैं। चुड़ैल अपनी बिजली को कम करते हुए बाहर आती है और हवा में ही आरुष के ऊपर खड़ी हो जाती है। मैं आज तुझे मारने ही आई थी, सोचा था आज रात तुझे मौत की नींद सुला दूंगी। तूने मेरी प्यारी बहन को मार डाला, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यह कहते हुए उसने अपने कपड़े के फटे हिस्से को तलवार में बदल लिया और आरुष की ओर फेंक दिया। तलवार तेजी से उसकी ओर बढ़ती है और आरुष को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी अघोरी तुरंत अपना त्रिशूल लेकर उस तलवार से टकराता है और एक चिंगारी के साथ तलवार गायब हो जाती है। चुड़ैल गुस्से से चिल्लाती है, याया। फिर वह तेजी से हवा में उड़ी और ऊपर से ही उन लोगों पर ढेर सारा गंदा कीचड़ और उल्टी कर दी। वे तीनों उससे भीग गए और बुरी तरह महक उठे। चुड़ैल धीरे धीरे नीचे उतरती है और आरुष को उठा लेती है। उसे बचाने के लिए मजदूर भी उसका पैर पकड़ लेता है और दोनों साथ में ही हवा में उड़ जाते हैं। आरुष ने अपने हाथ से चुड़ैल का हाथ पकड़ लिया और झटका दिया। वह लड़खड़ा गई। फिर आरुष ने उसे दोबारा झटका दिया, जिससे वे दोनों छूटकर टूटे झोपड़े पर गिर गए। अघोरी उठता है और मंत्र पढ़ने लगता है। उसके मंत्रों से वातावरण में बिजलियां कड़कने लगती हैं और वह बिजली चुड़ैल पर गिरती है। वह जमीन पर बेसुध होकर गिर जाती है। फिर वह उठती है और तेजी से उड़कर अघोरी पर हमला कर देती है। अघोरी दूर जा गिरता है और कराहने लगता है। आरुष पीछे से दौड़कर चुड़ैल पर भाले और लोहे की छड़ से हमला करने लगता है। चुड़ैल आंखें बंद करके ध्यान लगाती है और फिर तेजी से हाथ झटकती है। पूरे इलाके में बिजलियां गिरने लगती हैं। वह हंसती है, मैं तुम सब पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी, अब तुम सब खत्म हो जाओगे। यह कहते हुए वह बिजली बरसाती हुई उन तीनों की ओर बढ़ती है और अपने शक्ति से एक तलवार प्रकट कर उन पर हमला कर देती है। इस हमले में अघोरी उन दोनों के बीच में आ जाता है और घायल होकर बेहोश हो जाता है। अब वहां केवल आरुष और मजदूर बचे थे। मजदूर डरते हुए बोलता है, मालिक, जब यह अघोरी इतनी शक्तियों के बावजूद इसे नहीं मार पाया तो हम कैसे मार पाएंगे, और हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है, इससे निपटेंगे कैसे। तभी आरुष की नजर अघोरी के त्रिशूल पर पड़ती है। सुनो, मैंने ध्यान दिया था कि वह चुड़ैल बार बार उस त्रिशूल से बच रही थी, यानी इसे त्रिशूल से मारा जा सकता है। हमें इस त्रिशूल को प्राप्त करना होगा, तुम इसका ध्यान बटाओ, आरुष कहता है। मजदूर धीरे धीरे चुड़ैल की तरफ जाने लगा और चुड़ैल उस पर वार करने के लिए बढ़ी। मजदूर उसे चकमा देने के लिए इधर उधर भागने लगा। चुड़ैल इस चीज से परेशान होकर उस पर बिजली बरसाने लगी और मजदूर घायल होकर बेहोश हो गया। फिर उसकी नजर आरुष की ओर गई, जो अब तक त्रिशूल उठा चुका था। जैसे ही वह उस पर फेंकने वाला था, चुड़ैल ने उस पर भी बिजली बरसा दी और आरुष घायल होकर गिर पड़ा। चुड़ैल हंसते हुए बोली,
मेरे सारे दुश्मन एक एक कर खत्म हो गए, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। उधर गांव वाले और प्रमिला भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। अघोरी, मजदूर और आरुष घायल होकर बेहोश पड़े थे। अब उस चुड़ैल को रोकने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक एक हाथ त्रिशूल की ओर बढ़ा। चुड़ैल अपनी जीत का जश्न मना रही थी, इसलिए उसका ध्यान उस ओर नहीं था। फिर एक झटके से वह त्रिशूल चुड़ैल के पेट में घुस गया। जोरदार चीख निकली और त्रिशूल घुसते ही चुड़ैल के शरीर से भयानक चिंगारियां निकलने लगीं। उसके साथ एक अनजान व्यक्ति भी जलने लगा। वातावरण में चिंगारियां फैलने से पूरे गांव में सुबह जैसा उजाला हो गया। देखते ही देखते वह चुड़ैल और वह अनजान व्यक्ति राख में बदल गए। चिंगारियों की रोशनी से मजदूर और आरुष को होश आ गया था। वे उठकर उस अनजान व्यक्ति के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वह अघोरी था जो अब राख में बदल चुका था। चुड़ैल के खत्म होने के बाद 1 महीने तक गांव में इलाज कराकर आरुष मजदूर से विदा लेकर वापस शहर आ गया। वहां उसकी बीवी और डायरेक्टर भव्य स्वागत करते हैं और वह घर पहुंच जाता है। प्रमिला पूछती है, आरुष, यह बताओ कि उस बाबा ने जिस राज के बारे में कहा था वह पता चला? आरुष गंभीरता से जवाब देता है, वह राज उस अघोरी के साथ ही समाप्त हो गया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।